हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 5th पेपर सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं राजन सीरीज के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके टोटल 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए गए हैं। साथ ही पवन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न अंग्रेजी के आपको पढ़ाए जा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, वनों से होने वाले लाभ बताइए। आपकी बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देते हैं वनों से लाभ। वनों से निम्नलिखित लाभ होते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 है, वन अनेक उद्योग चलाने हेतु कागज, दिया, सिलाई, साबुन, बूट पॉलिश आदि कच्चा माल देते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला लाभ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वनों के विषय में पूछा जाए तो सबसे पहले तो वन हमें हमारे प्राण दायनी यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे देखिए, इसके अलावा वन अनेक उद्योग चलाने हेतु कागज, दिया, सिलाई, साबुन, बूट पॉलिश आदि कच्चा माल देते हैं। तो ये सारे वन से लाभ हैं। अब यहाँ पे हम देखें नंबर 2 पर, वन वायु को शीतल और मिट्टी को नम रखने में सहायक होते हैं। नंबर 3 पर हम देखें तो वन वर्षा कराने में सहायता करते हैं। वन बाढ़ को रोकते हैं। और मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर बनाए रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और मैंग्रोव वन सुनामी जैसे आपदाओं के प्रभाव को भी कम करते हैं। तो दोस्तों, मैंग्रोव वन की बात अगर हम करें तो ये जो वन होते हैं ये चूंकि बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और चूंकि जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी की कटान होती है उसको रोकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, वन भी मैंग्रोव वन या जो समुद्र तटों के स्थिर होते हैं वो उनके समुद्र तट की यानी कि रक्षा करते हैं। और अगर हम बात करें वन की तो वन बाढ़ को भी रोकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर मिट्टी की कटान अधिक होती है तो वहाँ पे मिट्टी की कटान वनों की वजह से नहीं होती है। तो एक तरह से वन मिट्टी की कटान को रोकते हैं और वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। ये तो आप बहुत ही भली भांति जानते हैं कि किस तरह से जो वन हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है तो देश में हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी उसी तरह से हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों पर ही एक तरह से कच्चे माल के लिए निर्भर हैं, हवा के लिए निर्भर है। तो इस तरह से हम कहें तो वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं और वन वायु को शीतल एवं मिट्टी को नम रखने में भी सहायक होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वन से हमें बहुत सारे लाभ हैं जो हम यहाँ पर काउंटिंग करके नहीं बता सकते हैं। क्लियर। और दोस्तों, अगर हम बात करें वन से तो मैंग्रोव वन सुनामी जैसे आपदाओं को भी तो उनके प्रभाव हैं उनको कम करते हैं। तो ये सारे लाभ हैं जो हमें वन के माध्यम से मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था। यह आपकी बीटीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मौर्य वंश का ये सबसे प्रतापी राजा था। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। गणनंद के हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। दोस्तों, चाणक्य को और भी कई नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो इसकी जो पुस्तक है चाणक्य की, चूंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था, तो इसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अपोजिट सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य यानी कि चाणक्य या फिर हम विष्णुगुप्त कहें तो इनके कई नाम हैं। तो दोस्तों, इनका जो बुक है यानी कि इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। चूंकि नाम से तो लगता है कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन ये वास्तव में राजनीति से संबंधित है। क्लियर। और यहाँ पर हम बात करें चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 था और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था
और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया और उसने अपने संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने जीवन का अंत किया था। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। क्लियर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर हम ये डिटेल इसीलिए दे रहे हैं कि कभी कभी इनसे रिलेटेड जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं वहां पर आप कभी हेजिटेट नहीं होंगे और आपको ये सारे जो अगर आप सुने भी रहेंगे तब भी आप उसमें जो ऑप्शनल रहते हैं ना तो उसमें आप ऑप्शन को टिक लगा ले जाएंगे। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। इसके पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कर्नाटक में अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इसने अपना अंतिम समय बिताया और वहीं पर ही संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। क्लियर। अब दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य क्या है और उसका शासनकाल किस तरह से था और उसके गुरु कौन थे, ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। क्लियर। अब बिंदुसार के विषय में आप सुन लीजिए, फिर आपको यहाँ पे हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अमित्रघात नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है, अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो दोस्तों इसके पहले हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म की दीक्षा लिया था, किससे, भद्रबाहु से। लेकिन जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्लियर। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारिसार कहा गया है। अब हम बात करें, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा था। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो भी इस बुक में डिटेल दी हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए और जहाँ उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाना खाए पिए ध्यान किया, जिसे संकरा कहा जाता। तो इसको दोस्तों संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ये जब तक करते हैं जब तक वर न पा जाएं। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए और बिंदुसार का राज्यारोहण 298 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको डिटेल में इसीलिए बता दी दोस्तों कि कभी कभी चाहे आपका बिंदुसार से संबंधित क्वेश्चन आए या चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप कहीं भी हेजिटेट ना हो। क्वेश्चन 26, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चूंकि वो विद्वानों को आश्रय देते थे तो उनके यहाँ भी 9 रत्न थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, धनवंतरी, अमर सिंह, सकू, बेताल भट्ट और कालिदास। तो ये यहाँ पर 5 नाम दिए हुए हैं लेकिन आपको केवल 4 नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम
नामक 2 नाटक लिखे। तो दोस्तों यही नाम आप दोनों याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसके पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 मंदिर कौन कौन से थे। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, जो राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। क्लियर। अब ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बस 1 वर्ड्स में ही हैं और इसको लर्न करने के लिए आपको बस थोड़े से लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमें ये याद रहे। अगर आप लिख के याद करिए तो लिख के याद करिए, नहीं तो आपको ऐसे याद हो जाता तो ऐसे ही याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? भूकंप पे आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, भूकंप पे किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप और अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे भूकंप नापने का यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप मापी यंत्र होता है, मापन की इकाई जो होती है वो रिएक्टर स्केल पर होती है। तो दोस्तों ये दोनों कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। तो जो भूकंप नापने का यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है, लेकिन जो इसकी इकाई है, मापन की जो इकाई है वो रिएक्टर स्केल है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, मापन की इकाई क्या है, वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। क्लियर। आपने देखा भी होगा बहुत ही 4 साल पहले जब भूकंप आया था तो किस तरह से रिएक्टर स्केल पर हमारे देश का जो भूकंप के जो झटके थे वो लगभग 7 पॉइंट समथिंग थे, जो कि बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं थे तो बहुत कम भी नहीं थे, लगभग 7 पॉइंट समथिंग 9 तक पहुंच चुका था और 8 पॉइंट के लगभग नियर कहीं कहीं पे था। तो जहाँ पे 8 पॉइंट था जो वहाँ केंद्र बिंदु था यानी कि एपी सेंटर था, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लिए भयानक था। अब यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अपशिष्ट किसे कहते हैं? फैक्ट्रियों तथा कारखानों से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है। अतः उपभोग करने के पश्चात जो चीज़ें शेष बचती हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। तो दोस्तों यही अपशिष्ट पदार्थ जब इधर उधर डाल दिए जाते हैं तो ये एक तरह से जो कचरा होता है, ये कहीं ना कहीं जो वहाँ की मिट्टी होती है जहाँ पे ये डाले जाते हैं वहाँ की मिट्टी को ये बंजर बना देता है और साथ ही वहाँ से तमाम तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, फैक्ट्रियों से कारखानों से जो भी निकलने वाले व्यर्थ या गंदे कचरे होते हैं उन्हें अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। बस आप इतना ही समझिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो दोस्तों संविधान ये आपका बीटीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान निर्माण में हमारा संविधान अगर हम कहें तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। क्लियर। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, यह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, आपको पता है मौलिक अधिकार, और यह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। यानी कि अगर कोई निरंकुश सरकार है तो उस पर वो रोक लगाते हैं, क्योंकि जो नागरिक हैं उनके कोई कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। अब हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये आपकी बीटीसी 2017 और डीएलएड 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमेशा सापेक्षिक एवं तुलनात्मक संदर्भ में प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसकी किसी सीमा यानी कि स्तर मानदंड का निर्धारण करना कठिन होता है। विकसित अर्थव्यवस्था जापान, यूएस आदि देशों की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है इनके मानदंड का निर्धारण करना काफ़ी कठिन होता है। अब हम बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की। तो विकासशील अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था का सूचक है। सभी अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में आती हैं, परंतु इसका प्रयोग वैसी अर्थव्यवस्था की सूचित करने के लिए होता है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं, जैसे भारत और चीन। तो दोस्तों भारत और चीन को ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था में गिनती नहीं होती, ये
अपने उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं कि किस तरह से वो विकासशील अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आए। तो एक तरह से यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था में केवल दो ही नाम आते हैं, जापान और यूएस का, और विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत और चीन का नाम आता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। ये आपके बीटीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं क्या है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये पहला है। और दूसरा है समाज के कल्याण को ध्यान में रखने वाली अर्थव्यवस्था। और नंबर तीसरे पर है राजनीतिक दलों और सत्ता एवं प्रशासन से प्रभावित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं क्या है कि पहला ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और दूसरा समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ये अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, और नंबर तीसरे पर हम देखें तो राजनीतिक दलों और सत्ता एवं प्रशासन से प्रभावित अर्थव्यवस्था है। क्लियर। तो यहाँ पर किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से प्रभावित होती है, राजनीतिक सत्ता से प्रभावित होती है, हमारा जो प्रशासन है उससे प्रभावित होती है। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।